एंटीबायोटिक के सीरीज में हम लोग अलग अलग एंटीबायोटिक के बारे में देख रहे हैं। आज हम लोग एक ऐसी एंटीबायोटिक के बारे में देखेंगे, जानेंगे जिसको हम लोग ओरली यूज नहीं करते हैं, इसको टॉपिकली यूज करते हैं, यानी कि स्किन के ऊपर डायरेक्टली अप्लाइड करते हैं, एक्सटर्नली यूज करते हैं। जिस भी क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल या फिर आपका लोशन होता है उसको स्किन के ऊपर डायरेक्ट लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक का नाम है म्यूपिरोसिन। म्यूपिरोसिन को आप टी बैक के नाम से जानते होंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है और कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं। तो म्यूपिरोसिन का वीडियो स्टार्ट करने से पहले नमस्कार, मैं प्रोफेसर रजत आपका दवाइया में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। म्यूपिरोसिन एंटीबायोटिक जो है ये एक तरह का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अलग अलग इन्फेक्शन में ये काम होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसको स्किन के ऊपर यूज किया जाता है, लेकिन ये सबसे अधिक आपको स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्टेफाइलोकोकस पायोजेंस जो मेथिसिन रेजिस्टेंस होते हैं उनके ऊपर ये अच्छे तरीके से काम कर सकता है। अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर में एक एंजाइम होता है आइसोल्यूसिन टीआरएनए सिंथेटेज। आइसोल्यूसिन टीआरएनए सिंथेटेज के ऊपर ये बाइंड करता है, जिसकी वजह से आइसोल्यूसिन टीआरएनए सिंथेटेज अपना काम नहीं कर पाता है और एक अमीनो एसिड को सिक्रीट करता है, सिंथेसिस करता है, जिसका नाम है आपको आइसोल्यूसिन। तो आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड का सिंथेसिस हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन का पेप्टाइड चेन नहीं बन पाता है फर्दर, या फिर एबनॉर्मल बनते हैं जो किसी काम लायक नहीं होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाता है और बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। ये इसका काम करने का तरीका है। लेकिन अगर हम लोग इसका फार्माकोकाइनेटिक देखें तो जनरली इसको ओरली तो ले नहीं रहे हैं, तो इसके स्किन के ऊपर लगाते हैं। स्किन के ऊपर लगाने की वजह से इसका कोई फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लोकली उसी एक पैचेज में होता है जितना दूर में आप इसको लगा रहे हो, और इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, वहीं पर वो लिमिट रहता है। हल्का फुल्का सिंथेटिक सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ब्लड में हो पाता है, हल्का फुल्का होता है, कोई ज्यादा खास नहीं हो पाता है। उसके बाद इसका जो एलिमिनेशन होता है वो स्किन के माध्यम से होता है, और जो सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका एलिमिनेशन यूरिन से हो जाता है। तो वो नाम मात्र के बराबर इसका एब्जॉर्प्शन होता है। यूजेस जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि ये ऑइंटमेंट है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फार्माकोकाइनेटिक में। यूजेस इसका जनरली स्किन इन्फेक्शन पे करते हैं, जैसे इम्पेटिगो बहुत ज्यादा ही कॉन्टेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो खासकर बच्चों में होता है, जिसमें चेहरे ज्यादा अफेक्ट होते हैं, चेहरों पे लाल रैसेस हो जाते हैं, टेंडेंस हो जाता है, दर्द हो सकता है और सूजन होती है। ये बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है और तेजी से फैलता है। वहां पे इसको यूज करते हैं ताकि उसको इन्फेक्शन को खत्म किया जा सके। उसके अलावा सेलुलाइटिस एक ऐसा स्किन इन्फेक्शन है जो पैरों को ज्यादा अफेक्ट करता है, जिसमें पैर में सूजन हो जाना, लाल पैचेस आ जाना, दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उसके अलावा फॉलिकुलाइटिस का मतलब हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं, जिसमें बलतोड़ भी बोलते हैं, इसमें इन्फेक्शन होकर सूजन छोटा सा होता है, पस भर जाता है। चौथा होता है बॉयल्स। ये फॉलिकुलाइटिस का एडवांस रूप है जिसमें हेयर फॉलिकल्स में अंदर तक इन्फेक्शन हो जाता है और 2-3 हेयर फॉलिकल्स में इन्फेक्शन एक साथ हो सकते हैं इसमें, उसको बॉयल्स बोलते हैं। वहां पे भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। या फिर सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शन, यानी चोट उट लगने के बाद उसको सुखाने के लिए दूसरे एंटीबायोटिक के साथ कॉम्बिनेशन में इसका यूज करते हैं। एक और इसका यूज है वो है नेजल इन्फेक्शन में। नाक में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वहां पे भी इसका उपयोग किया जाता है बाकी एंटीबायोटिक का यूज करके। तो ये इसका ये यूजेस है। लेकिन हाँ, इसका यूज थोड़ा सा और एक जगह पे होता है, जैसे कि जहाँ पे भी आपको दूसरा कोई स्किन में इन्फेक्शन हो गया है, घाव हो गया है, सर्जरी हो गई है, तो किसी और एंटीबायोटिक का यूज करके कॉम्बिनेशन में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो ये इसका यूजेस प्रॉपर तरीके से है। अगर डोज की बात करें तो ये ऑइंटमेंट है, आप इसको थोड़ा सा ऊपर दिन में एक बार और रात में एक बार लगा लो, या हो सके तो 3 बार लगा लो, जैसा डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर इसे साइड इफेक्ट की बात करें तो स्किन पे रैसेस, ड्राइनेस, एलर्जी रिएक्शन, लाल हो जाना, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती है। कोई और खास इसमें साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ड्रग इंटरेक्शन कुछ खास है नहीं। हाँ, अब बाकी कोई अगर ऑइंटमेंट यूज कर रहे हो तो कम से कम आधा घंटा का डिफरेंस रखो, एक वो आपको ध्यान रखना होता है। दूसरा, अगर नाक में आप इसका यूज कर रहे हो नेजल कंटामिनेशन के लिए, तो जो भी नाक की दूसरी दवाइयाँ आप यूज करते हो, जैसे इनहेलर वगैरह कुछ भी हो गया, तो उसको 1 घंटे गैप में यूज करो, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट इंटेक कर सकता है। प्रेगनेंसी में ये सेफ है, आप इसका उपयोग कर सकते हो, क्योंकि सिस्टम में एब्जॉर्ब नहीं होता है, ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता, तो किसी तरह का कोई खतरा पैदा नहीं करता, तो वहाँ पे भी इसका उपयोग आप किया कर सकते हैं। लेकिन कोई भी दवा का यूज अपने मन से मत करिए, हमेशा डॉक्टर की सलाह लेके करिए। ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए है, ना कि आपको प्रिस्क्राइब करने के लिए।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में लोग फिर मिलेंगे। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।